सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह वापस आए हैं तो वेलकम बैक गाइस। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी ने मैडम यू और मतलब लान खुरैन की बात सुन ली थी और उसने ये भी सुन लिया था कि कहीं ना कहीं लान खुरैन की लाइफ में जो भी गलत हुआ उसके पीछे विंग की मदर का हाथ था और उस विंग के लिए उसके मन में एक नफरत आ गई थी। अब आगे विंग जिसने शादी से कोई ख़ास उम्मीद रखी ही नहीं थी तो उसे वांग जी की इस नेचर से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आज विंग को कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। वो महसूस कर रहा है कि शायद उसकी लाइफ अब बिल्कुल भी वैसी नहीं हो सकती जैसे उसने इमेजिन किया था। इसी कारण वो बेचारा रात में काफ़ी लेट तक अपनी ही सोच में गुम अब परेशान होकर सो गया। उसे अपना जियांग्स क्लैन में बिताया हुआ टाइम याद आ रहा था। उसे अपने और वैनिंग के रिश्ते की याद आ रही थी और उसके बाद उसकी अचानक से वांग जी की हुई हुई शादी याद आ रही थी। वो सारी बातें उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक की तरह चल रही थी, जैसे हर चीज़ उसके साथ पास थी और एकदम से हर चीज़ उससे छीन ली गई है। कैसे एक एक करके उसकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस उससे दूर हो गई है। ये सारी बातें वांग जी के दिमाग में बहुत आराम से घूम रही हैं, लेकिन वो फिर भी काफ़ी शांत होने की कोशिश कर रहा है। वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि वो हालात के सामने जल्दी हार ना माने और वो कल एक नई शुरुआत करे। हाँ, वो यहाँ है तो कम से कम वो यहाँ रहकर अपनी शिक्षा ही ग्रहण कर ले, यानी अपने गुरु के साथ रहने का उसे मौका मिल रहा है तो अपने गुरु के साथ ही रह ले। वो यही सोच के अब सो रहा है, लेकिन इन सारी सोच के कारण उसे बहुत लेट नींद आई तो वो सही से सुबह के समय उठ नहीं पाया। उसकी आंखें तो तब उठी थी जब किसी ने उसके ऊपर पूरा का पूरा ठंडे पानी का एक तरह से जग ऊपर फेंक दिया हो, जिसे विंग घबरा के आँख खोलता है तो देखकर शौक है। सामने उसका हस्बैंड खड़ा है, अल्फा लांग वांग जी, जो गुस्से में बिल्कुल लाल है और गुस्से में ही विंग को देख रहे हैं। विंग गुस्से में चीखते हुए बोलता है, ये क्या तरीका है? जिस बात पे वांग जी शांत फेस के साथ ही पर उतनी ही गुस्से वाली भरी आवाज़ में बोलता है, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये क्या तरीका है? इतनी लेट तक तुम क्यों सो रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम लैंड क्लैन में हो और अब तुम्हारी शादी का ये पहला मॉर्निंग है जिसमें तुम्हें सारे सीनियर्स के साथ अब सारे एल्डर्स को टी सर्व करनी थी, पर तुम अभी तक सो रहे हो। जल्द से जल्द तैयार हो, टी सेरेमनी का टाइम होने वाला है। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को वैसे ही छोड़ के गुस्से में जिनशी से बाहर चला जाता है। वहीं विंग शौक है क्योंकि हाँ, उसे एक बार लान खुरैन ने बताया था कि लैंड क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे अगले दिन मॉर्निंग में सारे सीनियर्स को टी सर्व करनी है लेकिन उसे मतलब उठाना ही नहीं गया। अब उस चीज़ से वो भी थोड़ा शौक है, इसलिए वो जल्दी से उठता है और जल्दी से नहा धो के जल्दी से रेडी हो जाता है। वो इतनी जल्दबाजी में ये सब करता है कि वो नोटिस ही नहीं करता है कि उसने अपने पुराने ही क्लैन के हानफू पहन लिए। उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि अब उसे लैंड क्लैन के ही हानफू पहनने हैं, क्योंकि अब वो लैंड क्लैन का ओमेगा बन गया है, लांग वांग जी का मतलब मेट बन गया है। इसलिए वो जल्दी से तैयार होके अब उस हॉल की तरफ जाता है। वहीं वांग जी तो उसका बाहर जिनशी तक वेट भी नहीं करता, वो तो सीधा हॉल में ही आ गया था। वहीं हॉल में सब लोग विंग का ही वेट कर रहे थे, इसलिए वो लोग भी विंग के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं। वहीं लान खुरैन यहाँ पे नहीं थे क्योंकि उन्हें कुछ और काम था और कल कहीं ना कहीं मैडम यू से मिलने के बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। उन्हें कल वाल के बाद सारी बातें याद आ रही थी। वो खुश थे कि उनके कहने पर वांग जी ने शादी कर ली, लेकिन जब पुरानी बातें उन्हें याद आती है तो वो इसी तरह से हर्ट हो जाते हैं। आज भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो इस टी सेरेमनी का पार्ट नहीं बने थे, लेकिन बाकी सारे लैंस के मेंबर्स यहाँ पे थे, यानी मैडम लैन, चिंगेजुन और लान शिचैन और लान वांग जी, ये चारों बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी विंग हॉल में एंट्री करते हैं। विंग हॉल में एंट्री करते ही सबके सामने अपने लेट आने के लिए माफ़ी मांग के बो करता है और तुरंत टी सेरेमनी के लिए जहाँ पे टी रखी हुई थी मतलब सर्वेंट्स के पास में, वहाँ जाके वो टी के लिए एक तरीके से केतली उठा के आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था जब अचानक से गुस्से में वांग जी चीख के बोलता है, वी वुशान, जिससे अचानक से सबकी नज़रें वांग जी और विंग की तरफ जाती है। वहीं वांग जी इतने ज़ोर से चीखता है कि ना
ना चाहते हुए विंग के हाथ से वो केतली नीचे गिर के टूट जाती है और विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ नज़र ऊपर करके देखने लगता है। अब वांग जी गुस्से में अपनी जगह से आगे आके विंग के पास खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या बदतमीज़ी है, सुबह से मैंने तुम रूल्स पे रूल्स तोड़ रहे हो। शायद तुम्हें हमारे क्लैन में रहना पसंद ही नहीं है, या शायद तुम मुझे हमारे क्लैन के ओमेगा बनना ही नहीं चाहते थे, इसी कारण तुम इस तरीके से मेरे सीनियर्स की, मेरे क्लैन की बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे हो। विंग एकदम से शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखता है और सबकी तरफ देखने लगता है। कहीं ना कहीं यहाँ और सीनियर्स की नज़रों में भी अभी गुस्सा है। विंग ने तो आते ही सबसे माफ़ी मांग ली अपनी एक तरीके से गलती की, तो ये लोग इतना गुस्सा क्यों हैं? वहीं मैडम नैन शायद वांग जी के इस गुस्से को समझ रही हैं, या ये कह दें वांग जी की उन नज़रों में जो उन्होंने नफ़रत को देखा था उसे समझते हुए वो तुरंत विंग के पास आके बड़े प्यार से उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अब धीरे से बोलते हैं, विंग तुम्हें इस तरीके से अपने हानफू यानी जियांग्स क्लैन के हानफू पहन के नहीं आना चाहिए था। तुम अब लैंड क्लैन के मेंबर हो और तुम्हें शायद याद नहीं रहा, लेकिन आज तुम्हें इस सेरेमनी के लिए लैंड क्लैन के हानफू पहनने चाहिए थे। इस तरीके से तुम सब लोगों को यही लग रहा है कि तुम लैंड क्लैन की बेइज्जती कर रहे हो। तुम उन्हीं की एक तरीके से शादी के पहले रिचुअल में आप उन दूसरे क्लैन के हानफू पहन के आ गए हो। इसके बाद विंग अब नोटिस करता है कि हाँ वो धोखे में गलती से एक गलत हानफू पहन के आ गया, इसलिए वो बिना मौका गवाए मैडम नैन से सॉरी बोलते माफ़ कीजिएगा मदर, मैं गलती से पहन के वो तुम्हारी मदर नहीं है। अब अचानक से वांग जी की आवाज़ दोबारा से गुस्से में आ जाती है, तुम उन्हें लैंड फॉरेन बोलोगे। और दूसरी बात, तुम गलती पे गलती कर रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद महसूस नहीं हो रहा है कि एक तरीके से तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। कहा जाता है एक बार की हुई गलती को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जो इंसान बार बार गलती करने की आदत हो तो उस इंसान को पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि वो अगली गलती करने से पहले सोचे। तुम अभी के अभी अपने घुटनों पे बैठो और सारे एल्डर से वन बाय वन माफ़ी मांगो, सबके नाम लेके उनसे अपनी हमारे क्लैन की करी हुई बेइज्जती की माफ़ी मांगो। जिस बात पे भी अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, अब बोलता है, मैं देखिए मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी आदत है। मैं अभी यहाँ नया हूँ और मुझे यहाँ के क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता, तो मुझसे अगर एक गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन इस तरीके से आप मेरे कैरेक्टर को ये कह के कि मुझे गलती की आदत है या ये मेरी आदत है नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं विंग बहुत गुस्सा है कि कहाँ उसके हस्बैंड को उसे सारे रूल्स के बारे में बताना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड तो उसी में कमी निकाल रहा है, सबके सामने उसकी इस तरीके से बेइज्जती कर रहा है। इसलिए विंग एक तरीके से वांग जी से थोड़ा अगेंस्ट बोलता है। वहीं इस बात पे कहीं ना कहीं चिंगेज उनको गुस्सा आ जाता है। विंग उनका मतलब वांग जी उनका फेवरेट सन है, और दूसरा अगर वांग जी इस विवशान पे अगर किसी बात के लिए पनिशमेंट दे रहा है तो इस चीज़ को विवशान को मानना चाहिए। कि इसी बात पे अब चिंगेजुन बोलते हैं, विवशान वो तुम्हारा अल्फा है और वो तुम्हें एक सही चीज़ के लिए ही बोल रहा है। अपने सीनियर से माफ़ी मांगने में तुम आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठो और माफ़ी मांगो। इस बात पे विंग कुछ बोलता तो उससे पहले ही वांग जी अब विंग के कंधे को पकड़ के ज़ोर से उसे नीचे झुकने पे मजबूर कर देता। वांग जी इतनी फोर्सफुली और इतनी जल्दी ये करता है कि विंग कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ऊपर से विंग के वो घुटने जिनमें कल कांच लगा था उनमें अभी भी पेन था। रात में उसने क्लीन करके वो सो तो गया था, लेकिन अभी तक उसने उसकी कोई फर्स्ट एड या कुछ थोड़ी किया था। लेकिन जिस फोर्स है वांग जी ने उसे नीचे घुटनों पर बैठाया, उस फोर्स की वजह से उसकी चोट में दोबारा से एक तरह से ओपन हो जाते हैं वो चोट, और जिसके कारण उसे एकदम से बहुत दर्द भी होता है। इससे वो गुस्से में वांग जी को घूर रहा है और वांग जी गुस्से में अपनी अल्फा कमांड से वो का ऑर्डर देता है, अभी के अभी सारे सीनियर से वन बाय वन माफ़ी मांगो। और वांग जी विंग इस बात पे सबसे के नाम ले लेके इंडिविजुअली जितने वहाँ पे सीनियर्स एल्डर्स बैठे हैं उन सब के नाम ले लेकर उन सब से मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी, इस तरीके से माफ़ी मांग रहा है। लेकिन उसके लिए माफ़ी मांगना कोई ईगो की बात नहीं थी, वो माफ़ी मांग लेता, लेकिन हाँ उसे एक्सप्लेन करने का मौका ना देना, सीधा उसे गलत ठहरा के उसे फोर्सफुली माफ़ी मंगवाना उसे कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा दिला रहा है। लेकिन वो जानता है
कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। शायद मैडम नैन भी अभी यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ज़्यादा सुनता नहीं है। शायद कुरैन होते तो विंग की कोई मदद भी करता। वही पीछे खड़ा शिचैन कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर नहीं पा रहा है, वो भी अपनी मदर की तरह शांत है, क्योंकि इस समय वांग जी और मतलब एक तरह से चिंगेजुन विंग को पनिशमेंट दे रहे हैं। वहीं विंग जब ये पनिशमेंट देने के बाद दोबारा उठने की कोशिश करता है, तो वांग जी दोबारा से गुस्से में कमांड देते हुए बोलता है, अभी माफ़ी बाकी है, सिर्फ इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगनी, बल्कि अभी तुम्हें हमारे उन सारे सीनियर से और एक तरह से एनचेस्टर से भी माफ़ी मांगनी है जिनकी तुमने बेइज्जती करी है। अभी के भी मेरे साथ एनचेस्टर हॉल में चलो, और वहाँ पे जब तुम शाम तक घुटनों पे बैठोगे, आज तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुमने एक तरीके से पहले ही दिन हमारे क्लैन की बेइज्जती करने की कोशिश की है। एक छोटे से हानफू पे इतना बवाल उसका पति बना सकता था। बेचारे विंग को आइडिया नहीं था। अभी भी वो उसे ज़बरदस्ती आप माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा है। क्या वांग जी सचमुच विंग से इसी चीज़ की माफ़ी मंगवाना चाहता है, या वो जो उसके मदर और फादर मतलब उसकी मदर के साथ हुआ है उसकी वजह से ऐसा कर रहा है? विंग को नहीं पता, लेकिन वांग जी तो बस विंग को पनिशमेंट कह दो या गुस्सा कह दो या उसे माफ़ी के वर्ड सुनना चाह रहा है, वो बस यही उसके दिमाग में है। कहीं ना कहीं विंग के लिए वांग जी के मन में अभी कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई तरस, कोई प्यार कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ गुस्सा और नफरत है, और वो इस इनडायरेक्ट वे में विंग पे उतार भी रहा है। वहीं विंग कुछ बोलता उससे पहले ही चिंगेजुन भी वांग जी का सपोर्ट लेके आप कुछ ओमेगा सर्वेंट को विंग को तुरंत एनचेस्टर हॉल में ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं विंग कुछ बोलने का अब शायद चाहता ही नहीं, उसे समझ में आ गया कि उसकी ये लैन क्लैन अपनी ही सोच का, अपने ही घमंड का क्लैन है। एक बार भी सामने वाले को बोलने का मौका ना देना और एक छोटी सी गलती पे इतनी मतलब स्ट्रिक्टली सज़ा देना, शायद कहीं ना कहीं विंग की नज़रों में भी लैनक्लैन की इमेज अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ खास नहीं बनती है, और वो कुछ ज़्यादा ना बोल के चुपचाप से एनचेस्टर हॉल में जाके गुस्से में बैठ जाता है। इस हॉल में बैठे हुए विंग को करीबन 5 घंटे हो गए। सुबह उठते ही वो एक तरीके से हॉल में वहाँ पे पहुँचा था सीनियर्स को टी सर्व करने, तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उससे में इस समय कुछ परेशान कर रहा है, उसकी वो भूख या उसकी घुटनों की लगी हुई चोट नहीं, बल्कि अपने इस घमंडी अल्फा का एटीट्यूड। वो नहीं जानता क्यों, पर क्यों वांग जी उसे इस तरीके से ट्रीट करता है, क्यों वांग जी उसे इस तरीके से बिना बात के ये पनिशमेंट करने का मतलब कर रहा है। पर वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हर्ट है, उसे हल्का सा हर्ट तो हुआ है। उसकी सीजी ने तो बोला था कि उसे इस नए रिश्ते को चांस देना चाहिए, और सचमुच में कल उसने वो शादी इसी सोच से की थी कि वो इस रिश्ते को चांस देगा। कल गुस्से में ज़रूर उसने वांग जी के आगे ये बोल दिया था रात में कि उसे वांग जी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, शादी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ उसे हल्का सा तो अपने एक तरह से अल्फा से ये उम्मीद थी कि वो भी इस रिश्ते के लिए एक शुरुआत करे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाए या एक दूसरे को आई लव यू कहें, पर एक होता है ना दोस्ती कह लो, एक से नॉर्मल इंसानियत कह लो, एक दूसरे से एक ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग बात करना कह लो। कुछ तो वांग चाहता था कि वांग जी से एक थोड़ा बात करे, थोड़ा सा वो भी इस रिश्ते के बारे में उससे डिस्कस करने की कोशिश करे, लेकिन वांग जी तो उस पर सिर्फ गुस्सा और ऑर्डर कर रहा है। क्या विंग ने उसे फोर्सफुली ये मार्क करने के लिए बोला था? क्या विंग इस सोच हालत में था कि वो वांग जी को रोक सकता? विंग तो खुद परेशान था। विंग तो कभी भी नहीं चाहता था कि वो वांग जी के साथ बन जाए। उसके लिए भी तो ये कितना पेनफुल, कितना हार्ड प्रोसेस है। उसे ज़बरदस्ती हीट में आ गया, उसके बाद किसी और अल्फा ने उसका वर्चस, उसकी वर्जिनिटी, उसकी लाइफ का वो हर फर्स्ट चीज़ ले ली जो शायद एक टाइम पे उसने अपने अल्फा यानी जिसे वो प्यार करता था, जिसके लिए वो अफेक्शन फील करता था, वेनिंग के लिए रखा था, उससे छीन ली। और उसके बाद वो ही पर्सन उस पर इस तरीके से गुस्सा कर रहा है, नफरत कर रहा है, उस पर ऑर्डर पे ऑर्डर लगा रहा है। क्या गलती है विंग की? विंग इन्हीं सोच में वहाँ बैठा रहता है। विंग की आंखों से एक आंसू नहीं बह रहे, लेकिन दिल में दर्द तो इतनी तेज़ हो रहा है कि जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी तो वो शांत बैठ के इस एनचेस्टर हॉल को देख रहा है, जहाँ पे लोगों के नाम के बोर्ड्स लगे हैं। सामने एक ब्यूटीफुल सा एक तरीके से झरना टाइप है जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, और काफ़ी सारे छोटे छोटे कैंडल्स और छोटे छोटे से अगरबत्ती जिन्हें बोलते हैं वो लगी हुई है, स्ट्रिक्ट लगी हुई हैं।
और उन सब के बीच में विंग इस जगह को देखकर मन में सोच रहा है कि क्या क्या हो गया उसकी लाइफ में। कुछ ही टाइम में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। काश वो उस मीटिंग रेस में पार्टी ना लेता। अब विंग के दिमाग में बस यही बातें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिली थी जब विंग को उसने पनिशमेंट दी, लेकिन अब उसे भी कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। कहीं ना कहीं वांग जी को लगा था कि विंग को वो ये पनिशमेंट देख के खुश फील होगा, उसे अच्छी मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा उसे नहीं लग रहा। हाँ, वो भी नफरत में डूबा हुआ है। उसके मन में एक तरीके से इतना दर्द है कि वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। वो कैसे एक्सप्लेन करे, वो कैसे सबको बताए कि बचपन से वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा है। हाँ, उसके पास एक माँ है जो उसे दिल खोल के प्यार करती है। सबके बीच में मैडम लैन उसे जितना प्यार अफेक्शन दिखाती है वो सचमुच में उसके लिए बहुत है। लेकिन जब उसे पता चला है कि उसकी एक बायोलॉजिकल मदर उसी के साथ रहती है, लेकिन उन्होंने कभी भी वांग जी को अपना नहीं मनाया, तो उसके मन में वो दर्द है कि आंखों के आगे उसकी माँ उसके को पास है, लेकिन फिर भी उसे अपना बच्चा नहीं मानती, उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाती। क्यों लान कुरैन ने उसे अबैंडन कर दिया, क्यों जन्म देके उसे छोड़ दिया, उस बात का भी उसके मन में कहीं दर्द है। वांग जी की परिस्थिति भी शायद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कैसे वो समझाए कि जब से उस बेचारे को 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, होश आया है, तब से वो सिर्फ यही जानने की इच्छा में है कि कुछ क्या कारण था कि उसकी मदर ने उसको इस तरीके से छोड़ दिया। क्या कारण था कि उसकी मदर कभी मुस्कुराती नहीं है। क्या कारण है कि उसकी मदर की आंखों में उसे एक अजीब सा दर्द और एक पेन दिखता है। क्या कारण है कि उसके फादर यानी एक तरह से चिंगे जुन उसकी मदर के लिए इतना प्रोटेक्टिव है, मतलब उसके एक तरीके कैसे बताऊँ, लान कुरैन के लिए इतना प्रोटेक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लान कुरैन की कोई मदद नहीं कर सकते। क्या कारण है कि चिंगे जिन के भी हमेशा लान कुरैन के लिए एक अजीब सा दर्द अपनी आंखों में लेकर घूमते हैं। एक गुस्सा जिन्होंने उनके भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसके लिए लेके घूमते हैं। इन सारे सवालों को वांग जी कितने साल से झेल रहा है। कम से कम 10 साल हो गए। अब 20 साल का वांग जी इस 10 साल से इसी उसमें एक तरीके से पेन में है, तो उसके अंदर एकदम से इनके लिए प्यार तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसे अब पता भी है कि विंग उसी की एक तरीके से मतलब बायोलॉजिकल मदर की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली जो लोग थे उनमें से एक का बच्चा है। लेकिन हाँ, वो विंग से उस तरह की नफरत भी नहीं कर पा रहा है। उसे तो लगा था कि जब इस तरह से वो किसी ऐसे इंसान को से मिलेगा जो उसकी मदर की लाइफ की मतलब एक तरह से दर्द का कारण है, तो वो उस इंसान से दिल से नफरत करेगा, जैसे वो वैनकन से करता है। लेकिन विंग से तो वो नफरत भी नहीं कर पा रहा है, विंग को वो प्यार भी नहीं कर पा रहा है और नफरत भी नहीं कर पा रहा है। वो अपनी ही परिस्थितियों में परेशान है। इसी कारण आज जब विंग यहाँ नहीं आया डिनर टाइम पे, तो अब वो सोचता है, क्योंकि उसी ने विंग को पनिशमेंट दी थी कि वो सर्वेंट को भेज के विंग को लाने के लिए बोल दे। वहीं विंग के पास जब सर्वेंट आते हैं तो विंग एकदम से अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। अब विंग के वो रोप्स, ब्लैक रोप्स पूरी तरह से घुटनों से नीचे ब्लड में भर चुके हैं, क्योंकि विंग की वो गहरे चोट जिन पे वो वैसे भी नॉर्मल कोई बैठे तो जोर पड़ जाता है घुटनों पे, उसकी तो काफ़ी गहरे कांच की चोट थी, और जिसके कारण अब वो पूरी तरह से खुल गई, उसमें से खून भी आया और लगातार खून बहने की वजह से अब उसकी रोप्स में काफ़ी सारे खून के मार्क भी हैं। लेकिन किस्मत की बात ये है कि उसकी रोप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो कोई एकदम से उन्हें नोटिस नहीं कर सकता। लेकिन विंग के पास से एक अजीब सी ब्लड की स्मेल तो अब आ रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं विंग बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। शायद एक दिन उसके लिए भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम अब लगातार उसके ब्लड निकला है, इसी कारण वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया और वो 2 कदम भी सही से चल नहीं पाता है। खड़े होके वो हल्का सा चलने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाता है। उसके पैरों में इतनी तेज़ दर्द होता है कि उसके मुँह से चीख निकल जाती है और वो वहीं बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण यहाँ खड़े काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं अब उनका ध्यान उस फ्लोर की तरफ जाता है जहाँ नीचे ब्लड के मार्क हैं, जिन्हें वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ये वाइट कलर का मार्बल का बना हुआ फर्श था जो एंचेस्टर हॉल में था। इस एंचेस्टर हॉल का पूरा कलर वाइट ही है। वहाँ पे विंग के इस रेड रंग के मार्क को देखकर वो लोग भी डर गए और तुरंत हिलर के पास विंग को ले जाने की बात करते हैं। वहीं वांग जी डिनर पे थोड़ी देर विंग का वेट भी करते हैं, लेकिन जब विंग की कोई खबर या रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो अपना डिनर करके अपने दूसरे रूम में, क्योंकि जिनसे में 2-3 रूम हैं, तो दूसरे रूम में जाके सो जाता है। वहीं हिलर मतलब वो सर्वेंट जो विंग को लेने गए थे वो जाते भी है वांग जी को इन्फॉर्म करने, लेकिन
जिनशी के अंदर किसी का आना बिना वांग जी के परमिशन के अलाउड नहीं है, इसलिए वो बाहर रह के कोशिश करते हैं कि वांग जी को कुछ कहे, लेकिन वांग जी काफ़ी गहरी नींद में चला जाता है क्योंकि लास्ट नाइट भी वो बिल्कुल नहीं सोया था। उसके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही थी, उसे भी पूरी रात सारी वो बातें याद आ रही थी, इसे वो भी नहीं सोया था, इसे वांग जी बाहर नहीं आता। लेकिन ये बात जब मैडम लैन, चिंगे जुन, अच्छा मतलब लान शीचेन और लान कुरैन तक पहुंचते हैं तो लान कुरैन रुकते नहीं हैं और वो दौड़ के विंग को देखने चले जाते हैं। यहाँ पर हीलर बताता है कि विंग के घुटनों में चोट है और इनके कारण उसको लगातार ब्लीडिंग भी हुई जब वो घुटनों पे पनिशमेंट में बैठा, और वो बहुत ज़्यादा वीक है इसलिए वो बेहोश हो गया, जिस चीज़ से वहाँ सब लोग थोड़ा सा विंग के लिए परेशान भी होते हैं। ज़्यादा परेशान तो इस समय कुरैन और मैडम लैन ही है। वहीं शीचैन भी हीलर से तुरंत मेडिसिन या वो जो भी विंग के लिए पेस्ट ट्रीटमेंट हो वो करने के लिए बोलते हैं। चिंगे जुन वहाँ वांग जी को ना देखकर थोड़ा परेशान तो होते हैं कि वांग जी यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। यही परेशानी इन सब तीनों की आंखों में है और दिमाग में भी। वांग जी का विंग की तरह इतना रूड बिहेव करना शीचैन, मैडम लैन और कुरैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम लैन जिनके दिमाग में ये बात पहले से है कि कुछ तो गड़बड़ है वांग जी और विंग के, वो अब आप वहाँ ना रुक के तुरंत वांग जी से मिलने चली जाती हैं। वो गुस्से में, बहुत गुस्से में इस समय वांग जी से मिलने जा रही हैं और वो वांग जी की जिनशी में, क्योंकि उनको परमिशन है वो जा सकती हैं, वो उसकी मदर हैं, तो वो वहाँ पहुँच के सीधा वांग जी के डोर को नॉक करती है। जैसे वांग जी इतनी रात में अपनी मदर की आवाज़ यहाँ अपनी जिनशी में सुन के थोड़ा हैरान होता है और थोड़ा सा परेशान होता है। मदर आप इतनी रात में यहाँ क्या करें, क्या सब ठीक है? यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस समय अपने ओमेगा के साथ होना चाहिए? तुम लोगों की कल ही शादी हुई है और तुमने आज सुबह पहले उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी। तुम्हें पता है उसके कितने गहरे घाव थे घुटनों में, और तुमने उसे पूरा दिन घुटनों पे बैठने की पनिशमेंट दी। ना ही उसे कुछ ठीक से खाया और ना ही उसने कुछ ठीक से पिया है, और ऊपर से वो गहरे घाव। वो इस समय हीलर रूम में है। तुम इस बात पे वांग जी थोड़ा शॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देखता है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होते और वो बोलता है उसने गलती की थी, मैंने इसलिए उसे पनिशमेंट दी है, और अगर वो हीलर रूम में है तो सही है, अब उसे हीलर ट्रीट कर लेंगे। मैं कोई हीलर नहीं हूँ जो मुझे वहाँ होना चाहिए था। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से ऐसे हो गए हो कि दूसरे की भावना, दूसरे के बारे में ना सोचते हो? तुम्हें तो एक जानवर को भी चोट लग जाती थी तब इतना उसके दर्द महसूस होता था, और यहाँ तुम्हारी ओमेगा की बात हो रही है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? कहीं ना कहीं मैडम लैन बहुत ज़्यादा वांग जी पे गुस्सा कह दो ये शौक होकर बोल रही हैं, जिस पर वांग जी थोड़ा सा अपने आप को शांत करके कहते हैं क्योंकि वो यही डिज़र्व करता है, क्योंकि वो ये मेरे से कभी प्यार की उम्मीद नहीं रखे तो ही सही है। वांग जी शायद वो तुम ही थे ना जो सबके बीच में विंग उस दिन हीट में था, ये बात बताई थी जब वहाँ पे शीचैन के बारे में हम बात कर रहे थे। वो तुम ही थे जिसने हम सबको ये बताया कि विंग की कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा हीट में था जब तुम और वो इंटीमेट हुए थे, जब तुमने उसे मार्क किया था। तो अब तुम उसे कैसे नफरत कर सकते हो? कैसे तुम उस पर इतना गुस्सा करो और उसके साथ ऐसा व्यवहार करो? ये क्या हो गया है तुम्हें? क्योंकि वही था जिसकी वजह से मेरी मदर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसी की मदर की वजह से आज तक मेरे मदर पर दुख में रहती है। आपने कभी नहीं देखा पर मैंने देखा है किस तरीके से वो सबके सामने नॉर्मल रहती हैं, लेकिन अकेले में वो बैठ के रोती हैं। क्या आप ये भूल गए हो? कहीं ना कहीं वांग जी आज इतना ज़्यादा इमोशनल है, वो भी बहुत हर्ट है, वो भी बहुत परेशान है, उसकी पूरी लाइफ में सिर्फ दर्द ही तो रह गया है, इसलिए वो आज ये बात बोल देते हैं जिसे मैडम लैन को एकदम से बहुत बड़ा शौक लगता है और वो 2 कदम पीछे हो जाती हैं। उनकी आंखों से अचानक से आंसू की जैसे धारा बहने लगती है। वो अब अपने कांपते हुए इमोशनल आवाज़ के साथ बोलते हैं तुम्हें सच पता है? जिस बात पे अब वांग जी को महसूस होता है कि वो क्या कर बैठा, क्या वो मैडम लैन के आगे सच बोल बैठा कि उसे पता है कि लान कुरैन उसकी मदर है। जिस बात पे अब वांग जी जो थोड़ा खुद अपने आप पे कंट्रोल ना करके इमोशनली आज इतनी बड़ी बात बोल गया, वो भी थोड़ा शांत होकर अपनी मदर की तरफ देखता है जिनकी आंखों में बहुत आंसू हैं। मैडम लैन बेचारी अब इस बात को जानने के बाद
कि वांगजी को पता है कि वो उसकी रियल मदर नहीं है, थोड़ा हर्ट भी है, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। वो यही चाहती थी कि वांगजी उन्हीं का बेटा है, वो ये बात ये माने और यकीन करे, और वो शायद वांगजी को उसके सच से कभी रूबरू होने ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब वांगजी को पता है, पर वो पूरी बात तो नहीं जानती वांगजी को कितनी पता है, लेकिन ये तो पता है कि लानकुरैन ही उसकी मदर है, तो वो अब थोड़ा सा हर्ट हो भी जाती है। वहीं वांगजी अब अपनी जगह से आगे आता है और बहुत प्यार से मैडम लैन के आंसू को अपने हाथों से पूछते हुए कहता है, आप मेरी हमेशा से मदर हो और वो भी मेरी मदर है। आपने मुझे जीना सिखाया, इस दुनिया में आपने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने मुझे ये जीवन दिया है जिसे मैं जी रहा हूँ, तो मैं उन्हें भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हें कैसे पता और कितना पता है तुम्हें? क्या क्या तुम्हें तुम्हारे फादर ने, क्या ये बात मेरे अल्फ़ा ने तुम्हें बताई? नहीं मदर, मैंने आपकी और फादर की एक बार बात सुन ली थी, तब से मुझे पता है कि मेरे मदर, मेरी बायोलॉजिकल मदर कोई और नहीं बल्कि अंकल कुरैनी थे। नहीं वांगजी, तुम्हारी मदर सिर्फ मैं हूँ, बायोलॉजिकल हो कोई भी हो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, और तुम्हें इतना पता है, तुम्हें कुछ और नहीं पता है, और तुम आज के बाद ये बात कभी किसी और के आगे नहीं बोलोगे। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो, तो ये बात कभी भी अपने अंकल यानी कुरैन के आगे बिल्कुल नहीं बोलोगे। कुरैन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें पता है कि तुम उन्हीं के बच्चे, मतलब तुम्हें पता है कि तुम उन्हीं के बच्चे हो। मुझसे वादा करो। पर क्यों क्यों आप सब लोग इस बात से इतना डरते हैं? क्यों क्यों मेरी मदर मेरी आंखों के आगे है, पर मैं उन्हें अपनी मदर नहीं कह सकता? क्यों वो मुझे आपकी तरह प्यार नहीं करती हैं? आप अब मेरे आंसू को देख नहीं सकती है, मुझे कभी मैं रो तो मुझ अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन मैं उनके आगे कितनी बार रोया हूँ, कितनी बार चोट लगी है, पर आज तक वो कभी मेरे पास प्यार से क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने मुझे कभी प्यार से अपने सीने से नहीं लगाया? क्यों क्यों अब कहीं ना कहीं वांगजी के इन क्यों का क्या जवाब दे मैडम लैन? मैडम लैन यहाँ विंग के बारे में वांगजी से बात करने आई, पर अब वांगजी ने ही उन्हें ये बात बता के कि वांगजी को अपने जन्म माता विक्रम जन्म वाली माँ के बारे में सच पता है, कहीं ना कहीं उसकी मैडम लैन की हालत ही बुरी करती है। अब मैडम लैन रोते हुए वांगजी को गले लगाती है और बोलती है, इन क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, और तुम भी जानने की कोशिश मत करो, तुम बस मेरे बच्चे हो, बस मेरे बच्चे, यही जानो। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुँह से ये बात दोबारा कभी नहीं सुन सकती, वरना तुम मेरा मरा मुँह देखोगे। मुझसे वादा करो, ये सवाल तुम यहीं ख़त्म कर दोगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे, और ना ही इस बारे में किसी से कोई बात करोगे। मेरी कसम खाओ लानजान, वरना सचमुच में तुम अपनी इस मदर को भी हमेशा के लिए खो दोगे। वादा करो मुझसे, अब तुम इन बातों के बारे में किसी से नहीं पूछोगे। इस बात पे वांगजी थोड़ा शौक होता है, उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपनी इस मदर को तो कभी नहीं खो सकता। इस मदर ने अपनी जान, अपना जीवन, अब सब कुछ तो बेचारे वांगजी पे लगाया हुआ है। वो अभी भी शिचेन से ज़्यादा वांगजी को ही प्यार लाड दुलार करती हैं। ये बात वांगजी भी जानता है कि बायोलॉजिकल सन होने के बावजूद भी वो वांगजी को ही बहुत प्यार करती हैं, और उनके प्यार को वांगजी बहुत सम्मान भी करता है। इसलिए वांगजी तुरंत उनसे दूर होता है और उनकी इस तड़प को, इस डर को और इन लगातार घबराहट को जो मैडम लैन के चेहरे पे है, वो देखकर आप मैडम लैन के मन की बात समझते हुए बड़े प्यार से मैडम लैन के आंसू पूछता है और कहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं भी आपको साफ साफ बता देता हूँ, मैं विवशान से नफरत करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे नफरत हो रही है उस इंसान पे जिस इंसान की मदर के कारण ही आज तक मेरे बायोलॉजिकल मदर ने मुझे प्यार नहीं करा, जिस इंसान की मदर के कारण ही उन्होंने इतना सब कुछ सहा है। उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे थी विवशान की मदर, और इस कारण मैं विवशान को शायद प्यार तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन क्यों तुम उसकी मदर की सज़ा विवशान को दे रहे हो? अगर ऐसा सोचा जाए वांगजी, तो मैं माफ़ करना, तुमसे एक बहुत गलत बात कह रही हूँ, पर एक बहुत बड़ा सच कह रही हूँ। कहीं ना कहीं विवशान की मदर से एक गलती हुई थी, जिसके कारण आज तक कुरैन ने कभी उन्हें माफ़ नहीं करा था। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे फादर ने कुरैन के साथ की है। असलियत में तो सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने कुरैन की ज़िंदगी को बर्बाद किया है वो तुम्हारे फादर थे। तो उस हिसाब से तो तुम्हें भी सज़ा देनी चाहिए थी कुरैन को या हम सब को, लेकिन हम सब ने तुम्हें अपने सीने से लगाए रखा है, तुम्हें प्यार किया है क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो, और किस इंसान की गलती की सज़ा हम तुम्हें क्यों देंगे? उसी तरीके से तुम भी ये बात समझो, तुम किसी और की गलतियों की सज़ा उस बच्चे को नहीं दे सकते।
वो भी तुम्हारी तरह एक मासूम बच्चा है, 18 साल का। वो मासूम सा होगा, उसको क्या पता उसकी मदर ने क्या गलत किया था। वो तो ये बात अभी तक जानता भी नहीं होगा। इस बात के लिए तुम उसे सज़ा देने की बात कर रहे हो। तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे बेटे की तरह एक अच्छी सोच ही अपने साथ रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड यानी अल्फा चिंगेजुन जैसा बनकर अपने मन में नफरत और गुस्सा भरो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी तो अब हमारे फादर की तरह बर्बाद कभी नहीं होने दे सकती। इसलिए मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, तुम्हें अगर वी विशान से प्यार नहीं करना है तो मत करो, लेकिन उसके लिए कोई नफरत और गुस्सा अपने मन में रखने से पहले ये बात ज़रूर सोचना जो मैंने तुमसे अभी कही है। और हाँ मैडम लैन, अब थोड़ा सा वांगजी से दूर होके हल्का सा वांगजी पे गुस्सा करते हुए उसे मतलब मुड़ के जाने से देते हुए बोलती हैं, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये तुम्हारे अंकल कुरैन तुम्हें विंग के साथ गलत करता हुआ देखेंगे चुप रहेंगे तो ये तुम्हारी गलती है। आज मैं कुछ नहीं बोली थी क्योंकि कहीं ना कहीं विंग से गलती हुई थी और मैं वहाँ अकेले थी, लेकिन कल से मेरे साथ तुम्हारे अंकल कुरैन भी होंगे और मैं और कुरैन तुम्हें विंग के साथ कुछ गलत करता हुआ कभी नहीं देख सकते। अगर तुम विंग के साथ गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम उसकी मरी हुई मदर को दुख नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदा मदर को दुख पहुँचाओगे, मुझे और कुरैन को दुख पहुँचाओगे। ये बात याद रखना। मैडम लैन गुस्से में ये बात बोल के वहाँ से चली जाती है। वांगजी को उन्होंने जब प्यार का टाइम था तो सीने से लगा के खूब प्यार भी किया, लेकिन जहाँ उसने गलती करी वहाँ डांट कर उसको उसकी गलती भी महसूस करवाई। असलियत में यही तो सही माँ होती है, जब प्यार चाहिए हो बच्चे को सीने से लगा के प्यार करे और जहाँ उसका बच्चा गलत हो तो वहीं उसे टोक के सही रास्ते बता दे। मैडम लैन शायद इसी कारण एक आइडियल मदर कहलाई जाती है। उनका लैन फॉरेन का टाइटल उन्हें दिया गया है क्योंकि आज वो इसी तरीके से बिहेव करके यहाँ से गई हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो कहीं ना कहीं आज मैडम लैन की बातों का वांगजी पे असर होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, आपको आज का फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। व्यूज़ आए ना आए, लाइक्स आए ना आए, लेकिन आप लोगों का प्यार भरा कमेंट तो आते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।